नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पहुंच गए हैं पॉलिटी के सीरीज में डे 5 में लेक्चर नंबर 5 में। जो लोग वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, चैनल पहली बार आए हों, उनके लिए एक सूचना है कि हम लोग यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन सीरीज आती है उसके क्वेश्चनों को कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक साथ पॉलिटी और ज्योग्राफी को कर रहे हैं। ज्योग्राफी में अब तक हम लोगों ने 11 लेक्चर कर चुके हैं और पॉलिटी का आज 5वां लेक्चर है। यदि आप यूपी पीसीएस की परीक्षा में 100 प्लस क्वेश्चन का टारगेट चाहते हैं अचीव करना, तो आपको पूर्वावलोकन एक बार कम से कम करना होगा। एक बार करने का मतलब क्या है कि आप एक बार पूर्वावलोकन एटलीस्ट किसी के साथ कर लीजिए, वो चाहे मेरे साथ या किसी के भी साथ, और कम से कम 2 बार आप खुद से पूर्वावलोकन को लाइन बाय लाइन किताब से पढ़ लीजिए। यदि आप इतना करते हैं और आप करंट सही कर लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप 100 प्लस जो सही लोग क्वेश्चन करते हैं उस सीरीज के अंदर में आप पहुंच जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना समय खराब नहीं करते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, प्रयास रहेगा कि 25 से 26 मिनट के अंदर इसको वाइंड अप कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अनुसूचियां। जैसा कि आप पहले जानते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां इस समय हैं, लेकिन इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज आप ये जान लीजिए कि जब भारतीय संविधान बनाया गया था उस समय अनुसूचियों की संख्या केवल और केवल 8 थी। ठीक, केवल 8 थी, लेकिन वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हुई हैं? 12। और आप कभी भी पेपर उठा के देखेंगे तो आपसे अनुसूचियों से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, और अनुसूचियों के जो प्रश्न होते हैं वो थोड़े कन्फ्यूजिंग वाले होते हैं। यानी आपको आयोग हमेशा कन्फ्यूज करता है और आप गलतियां कराते हैं, जबकि मात्र ये आधे घंटे का टॉपिक है। यदि आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप अपना एक क्वेश्चन तो मान लीजिए आज की आज आपने अपना सही कर लिया। तो देखिए, मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। यानी अनुसूची नंबर 1 से लेकर अनुसूची नंबर 12 तक कुल 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में दी हुई हैं। चलिए इन अनुसूचियों को देख लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की पहली अनुसूची, ठीक, इसमें क्या विषय दिया गया है? देखिए इसमें क्या है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम शामिल किए गए हैं और राज्यों का क्षेत्राधिकार शामिल इसमें किया गया है। मतलब पहली अनुसूची में जो 28 राज्य हैं और जो 8 यूटी हैं, उनका पूरा विवरण दिया गया है और किसका कितना क्षेत्रफल है, किसकी कहाँ कहाँ सीमाएं हैं, ये सब दिया गया है। दूसरी अनुसूची में भत्ते, विशेषाधिकार और परिलब्धियां का प्रावधान किया गया है। मतलब भारतीय गणतंत्र में या भारतीय लोकतंत्र में जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी के वेतन, भत्ते, विशेषाधिकार, परिलब्धियां शामिल किया गया, जिसमें भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, भारतीय राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, भारतीय राज्यों की विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। देखिए इसमें प्रश्न आपसे पूछ लेगा कि दूसरी अनुसूची में कोई आपको एक नाम प्रश्न दे दे, कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरी अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न से पूछ जाते हैं। इसमें शपथ और प्रतिज्ञान शामिल किया गया है। यानी भारत में जो भी पदाधिकारी होते हैं जो शपथ लेते हैं, उस शपथ का फॉर्मेट जो प्रतिज्ञान है वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए, भारत के केंद्रीय मंत्री, संसद चुनाव उम्मीदवार, संसद सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब सीएजी, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा संसद चुनाव उम्मीदवार। आप जानते होंगे कि जब कोई भी सदस्य जब चुनाव लड़ने जाता है तो वो जिलाधिकारी के सामने या जो निर्वाचन अधिकारी होता है उसके सामने एक शपथ लेता है। उस शपथ का भी प्रतिज्ञान कहाँ पे है? तो तीसरी अनुसूची में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति का जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची में शामिल नहीं है, वो आर्टिकल नंबर 60 में शामिल है, ये याद कर लीजिएगा। चौथी अनुसूची, इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान दिया हुआ है। पांचवी अनुसूची महत्वपूर्ण है ये, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान दिया गया है। छठी अनुसूची, आयोग पता नहीं कितनी बार पूछ चुका होगा। देखिए छठी अनुसूची में केवल और केवल 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। इसके अलावा जो बाकी राज्य हैं वो किसमें हैं? तो 5वीं अनुसूची में। यानी 6वीं अनुसूची में केवल 4 राज्य, असम, मेघा, मिजो, त्रिपुरा। इस पर याद कर लीजिए, असम, मेघा, मिजो, त्रिपुरा। 7वीं अनुसूची से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 7वीं अनुसूची में आपसे 3 हैं, यानी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यहाँ से भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं उनको दिया गया है। ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आयोग अक्सर पूछता है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल है, कौन शामिल नहीं है। 9वीं अनुसूची तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये कब जोड़ा गया भारत संविधान में, भारत संविधान में ये कब इसको ऐड किया गया, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। देखिए, यह भूमि सुधार संबंधित राज्य अधिनियमों और विनियमों संबंधित है, ठीक है। और एक बात समझिएगा कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक। इसमें जो विषय डाले जाते हैं उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, लेकिन
2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया और कहा कि नहीं, इस 9वीं अनुसूची के अंदर यदि किसी विषय को लाया जा सकता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है। ट्रिक वो क्या है कि 286 मतलब 82 के पहले इसके अंदर सब्जेक्ट डाले गए हैं, यानी जो पहले डाले गए 2007 के पहले, उसको छोड़ के जो बाकी होंगे उसकी समीक्षा की जा सकती है। मतलब जो 7 के पहले ऐड किए गए उस पर समीक्षा नहीं की जा सकती। 10वीं अनुसूची महत्वपूर्ण है। इसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के दल बदल कानून लागू उनके ऊपर होता है और इसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसको दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न को भी आयोग बहुत बार पूछा है। 11वीं अनुसूची, इसमें पंचायतों की शक्ति, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने का प्रावधान है। इसमें कुल 29 विषय हैं, ये रट लीजिएगा। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। इसको 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अच्छा, आप कमेंट देगा कि 73वां संविधान संशोधन कब से लागू हुआ था, कमेंट जरूर करिएगा। और अंतिम अनुसूची 12वीं अनुसूची, यह विधेयक नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने का प्रावधान। इसमें कुल 18 विषय हैं, इसको भी रट लीजिएगा। और 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसको भी जोड़ा गया था। आप कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय इसको कब लागू किया गया था। चलिए अब आते हैं अपने प्रश्नों पे। आज का पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। ऑप्शन आपके हैं 12, 16, 8, 10। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में इसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं। मैं इसकी व्याख्या नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि व्याख्या के बारे में आपको बता चुका हूँ, ताकि आपका समय नष्ट ना हो। भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन रिपीटेड है, स्किप करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये क्वेश्चन मजेदार है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। आप बहुत आराम से जानते हैं, पिछली वीडियो हम लोग कर चुके हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, 22 भाग है। मतलब ये वाला फैक्ट हमारा गलत है। ठीक, जैसे आपको अगर केवल ये पता हो, अनुच्छेद आपको याद ना हो, हालांकि कुल 395 अनुच्छेद हैं, मतलब ये भी हमारा गलत है। तो अगर ये गलत होता है तो ऑप्शन नंबर हमारा देखिए, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन सी केवल सही हुआ। यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां को जो है भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए कब कब को जोड़ा गया, इसको ध्यान रखिएगा आप जरूर करके। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो हम लोगों ने पहला ही देखा कि जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में क्या शामिल है, तो पहली अनुसूची में राज्यों का नाम, उनका ब्यौरा तथा उनका क्षेत्र शामिल किया गया है। अब देखिए दूसरी अनुसूची क्या थी, पे इसमें क्या है, संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रारूप दिया गया है। और चौथी अनुसूची में क्या, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी किस राज्य को राज्यसभा में कितनी सीटें दी गई हैं, वो चौथी अनुसूची में दी गई है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या, 5। देखिए बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है, इसको बहुत प्यार से आप देखिए। और मैंने आपको हर वीडियो में तरीका बताया है कि आप एक बार क्या करिए, पूर्वावलोकन को पढ़ लीजिए, एक बार पूर्वावलोकन मेरे साथ कर लीजिए, उसके बाद पूर्वावलोकन को फिर से उठाइए। जैसे ये प्रश्न 5 नंबर है, आप इस प्रश्न को जो है इसकी व्याख्या को क्या कीजिए, किसी कागज से या किसी दफ्ती से ढक के इस प्रश्न को दोबारा हल करने का प्रयास करिए। अगर आप रोज जान लीजिए, कम से कम 100 MCQ का टारगेट रखिए कि आपको रोज 100 MCQ लगाने हैं। और किसी कोचिंग के MCQ लगाने से बेटर है कि आयोग उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं आप उसको लगाइए, 2 बार लगाइए, 3 बार लगाइए। आप अन्य लोगों से परीक्षा में बहुत आगे होंगे। तो चलिए आते हैं इस पर। यदि भारत के संघ में नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित में अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। अब आप जानते हैं, देखिए ऑप्शन क्या, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। आप जानते हैं कि राज्यों का या संघ राज्य क्षेत्रों का जो नाम किसमें दिया गया है, तो पहली अनुसूची में ही दिया गया है। यदि आप किसी राज्य की में क्या करेंगे, संशोधन करेंगे, तो आपको पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। इससे हमारा उत्तर 1 होगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारत के संविधान में चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायती व्यवस्था को, भाषाओं को। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। अगले प्रश्न पे, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान देखिएगा। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, एकदम सही फैक्ट है ये। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी दिया हुआ है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद के शपथ का प्रारूप, तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, ये आर्टिकल नंबर 60 में है। तो ये तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी सही है। तो हमारा 3 गलत है। देखिए 3 कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है, तो 3 हमारा ऑप्शन ए में ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन सी हमारा इसके लिए सही उत्तर होगा। इसकी व्याख्या के बारे में मैं नहीं जाना क्योंकि व्याख्या को बता चुका हूँ पहले से ही। अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। ऐसे प्रश्न जान लीजिए आयोग बहुत पूछता है। तो देखिए यहाँ पे आपको अनुसूचियां दी हुई हैं और यहाँ पे विषय दिए हुए हैं। तो ये अलग अलग, देखिए तृतीय अनुसूची, तो तृतीय अनुसूची में क्या शामिल है,
और चतुर्थ अनुसूची, आप जानते हैं कि तृतीय अनुसूची में क्या है, शपथ है। और चतुर्थ अनुसूची में क्या है, चतुर्थ अनुसूची में चलिए अगला भी देख लेते हैं, सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची में क्या है, संसद द्वारा सूचियां हैं, यानी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय हैं। और आठवीं अनुसूची में भाषा है। तो जैसे ही आपको इतना पता हुआ तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप। चतुर्थ अनुसूची राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। सातवीं अनुसूची संसद द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विषय। इसमें तीन सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए नीचे कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए मैंने आपसे कहा था कि प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं। आप जानते हैं कि चौथी अनुसूची में क्या है, तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषा है। नौवीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो ये भूमि सुधार से। छठवीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। यानी आपका उत्तर कौन सा सही होगा, तो हमारा उत्तर यहाँ पे सी सही होगा। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए बहुत ईजी के साथ चीज को खत्म करते हैं हम लोग। देखिए सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। लेकिन सातवीं अनुसूची किस बारे में है, तो आप जानते हैं कि सातवीं अनुसूची में क्या है, विधायी शक्तियों का वितरण है। आठवीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं। नौवीं में क्या है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। दसवीं में क्या है, दल परिवर्तन के आधार पर निरता। देखिए अब आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो रहा है, आप पढ़ कुछ और, यहाँ पे कुछ और दिए हैं। आयोग ऐसी भाषा का प्रयोग हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए करता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, यानी अगर आपको एकदम लिखित जो शब्द सही नहीं मिले तो आप वहाँ पे भाव देखिए, भाव देख के आपको प्रश्न हल करना होगा, यानी आपके लिए प्रश्न फिर आसान हो गया। अगर मिलाया जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर फिर से सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या मैं बता चुका हूँ, इसलिए व्याख्या की जरूरत नहीं है। फिर देखिए सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का। सातवीं अनुसूची, आपको मैं इतनी बता दूं सातवीं अनुसूची क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची भाषाएं। नौवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिकरण। दसवीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पे। यानी उत्तर नंबर इसके लिए हमारा क्या होगा, डी सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न रिपीट होते हैं, आपको लगता है कि प्रश्न रिपीट नहीं होते, तो प्रश्न रिपीट इस फॉर्म में होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। देखिए पहली बात तो ये सोचिए कि जो नौवां संविधान संशोधन है वो कब किया गया था, 1951 में किया गया था। 1951 में इसमें से कौन प्रधानमंत्री था, आप जानते हैं कि 1951 प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नौवीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया। नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, ये याद रखिएगा, द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया। इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध, ठीक, यानी 31 ख जोड़ा गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इस उद्देश्य से राज्यों की भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तो नौवीं अनुसूची को शामिल किया। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे कई सारे फैक्ट बनते हैं। ठीक है, पहला फैक्ट बनता है क्या है कि नौवीं अनुसूची कब जोड़ा गया, तो नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसमें पीएम कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसका विषय क्या था, तो जमींदारी उन्मूलन से संबंधित जो भूमि थी, यानी भूमि सुधार से संबंधित था, याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। सातवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची, दसवीं अनुसूची। तो हमारा उत्तर क्या होगा, बी, यानी नौवीं अनुसूची। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत संविधान की नौवीं, ये प्रश्न मुझे लग रहा है, अच्छा नौवीं किसी न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नहीं है। तो देखिए ऐसा है कि इस प्रश्न के साथ कुछ समस्याएं हैं, मुझे लग रहा है कि साथ प्रश्न में ये प्रश्न पूरा नहीं, जिस प्रश्न को स्किप करते हैं। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है, तो देखिए कोहेलो केस जो है भारतीय संविधान की जो नौवीं अनुसूची है उससे संबंधित है। कोहेलो केस के बारे में जान लीजिए। कोहेलो केस जो, इसको आईआर कोहेलो बनाम तमिलनाडु मामला उसको बोलते हैं, और ये केस 2007 में सर्वोच्च न्यायालय संबंधित था। यानी इसी में ये बात किया गया था कि क्या नौवीं अनुसूची में शामिल किए गए विषयों की न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इस पर क्या किया सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वर्ष 2007 के पहले जो विषय इसमें शामिल किए गए थे उनकी न्यायिक समीक्षा की जाए, नहीं की जा सकती, लेकिन उसके बाद के जो विषय होंगे उसकी समीक्षा की जा सकती है। यानी नौवीं अनुसूची जो है न्यायिक समीक्षा से बाहर, मतलब न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुसूची में तीन विधायी सूचियां का प्रावधान किसमें है, तो आसान सा क्वेश्चन है, ये सातवीं अनुसूची में दिया गया है। और तीन अनुसूचियां कौन कौन सी हैं, देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची में कुल 97 विषय हैं, ठीक, गणना की दृष्टि से 98 हैं ये।
इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ का है, यानी संघ सूची में जो विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत सरकार को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं, गणना के अनुसार 59। इन पर कानून राज्य द्वारा बनाया जाता है, यानी राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची में कुल 47 विषय, गणना के अनुसार 52। इन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों का है। लेकिन यहाँ एक फॉल्ट है, देखिए क्या कि मान लीजिए कि एक ऐसा कानून है जो समवर्ती सूची में दिया हुआ है, उस पर राज्य भी कानून बना दे और संघ भी कानून बना दे। संघ मतलब भारत सरकार, राज्य मतलब राज्य सरकार। उस समय क्या होगा, जो संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून होगा वो माना जाएगा, यानी राज्य द्वारा बनाया गया कानून क्या होगा, ऑटोमेटिक लैप्स हो जाएगा। इस फैक्ट को याद रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए संघ सूची में कुल कितने विषय इसको मिलान करना है। तो देखिए आप इसको बहुत आसान तरीके से जानते हैं कि संघ सूची में कुल 97 प्रविष्टियां मतलब एंट्रियां हैं। राज्य सूची में कुल कितनी है, तो राज्य सूची में कुल 66 प्रविष्टि, राज्य सूची में कुल कितनी है, तो 66 प्रविष्टियां हैं और समवर्ती में 47 है। उत्तर हमारा इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए संघ सूची जिसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, 97 प्रविष्टियां मतलब लेकिन गणना के अनुसार 98। राज्य सूची स्टेट लिस्ट टोटल 66 एंट्रियां, गणना के अनुसार 59। और समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट 47, गणना के अनुसार 52। अगले प्रश्न के ऊपर, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक आयोजन का विषय है। देखिए आर्थिक आयोजन से संबंधित पहले आप समझिए कि आर्थिक आयोजन का मतलब क्या होता है। आर्थिक आयोजन का मतलब होता है कि राज्य, देखिए राज्य का मतलब है भारत सरकार और राज्य की सरकार दोनों से मतलब है कि वो क्या करती है कि आर्थिक आयोजन का मतलब क्या होती है कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसी कानून को बनाती है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कानून राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों बना सकती हैं। तो जो जिस पर कानून राज्य सरकार भारत सरकार दोनों बना सकती हैं वो विषय कहाँ पर होगा, तो विषय समवर्ती सूची में होगा। यानी समवर्ती सूची का एंट्री नंबर 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजन का उल्लेख करता है। ठीक, और इसी के आधार पर योजना आयोग का गठन किया गया था और इसी पर नीति आयोग का भी गठन किया गया है। अगला प्रश्न, आर्थिक नियोजन भारत संविधान की किस सूची में सम्मिलित है, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है। समवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। देखिए ऑप्शन क्या है पर, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उद्घोषिका और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आप बड़े आराम जाने कि डी और ई ऑप्शन तो हमारे पास गलत है। तो देखिए जानवरों के प्रति जो क्रूरता होती है, क्या आपको लगता है इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल भारत सरकार का है या किस तरह सरकार का है? नहीं। तो देखिए क्रूरता संबंधी कानून जो जानवरों पे हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों को है। तो जैसे आपको इतना फैक्ट पता हुआ तो ये कौन सा हो जाएगा, ये समवर्ती सूची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। अब आते हैं, देखिए जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि 17 के तहत उल्लिखित है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। देखिए पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो, विदेशी मामले। तो देखिए आपराधिक मामले जो होते हैं ये समवर्ती सूची का है क्योंकि पुलिस राज्य का विषय है। ठीक, रेडियो और टेलीविजन ये भी क्या है, राज्य का विषय है। विदेशी मामले ये क्या है, ये केंद्र सूची का विषय है। ठीक, रेडियो टेलीविजन ये भी क्या है, ये भी संघ सूची का विषय है। ठीक, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। आते हैं अगले पे, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। देखिए जनसंख्या नियंत्रण पे और परिवार नियोजन पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों को है। इसलिए ये क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, अब देखिए स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखत निधि ये सब क्या राज्य सूची विषय के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। देखिए ऑप्शन डी तो हमारा एकदम सही सुमेलित है। राज्यसभा में सीटों का वितरण किसमें है, तो ये चतुर्थ अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे सही होगा, मतलब सही सुमेलित नहीं है। देखिए 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्टि नंबर 6 है। ये जनगणना 7वीं अनुसूची में संघ सूची का विषय है। ये यानी जनगणना कराने का कार्य जो है वो भारत सरकार का है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा 4वीं अनुसूची, दल बदल विरोध कानून 10वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। कृषि, शिक्षा, पुलिस, रक्षा। देखिए शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का है, इसलिए ये क्या होगा, समवर्ती सूची में शामिल होगा। देखिए भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्यों को मध्य विभाजन किया गया है। इन महत्व
के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विकल्पों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत हैं, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में शामिल है। तो याद रखिएगा कि शिक्षा को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। यहाँ पर एक फैक्ट आपको और मिलता है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ। ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों और राज्य सूची के समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? देखिए वनों पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो राज्य सरकारों को भी होता है और संघ सरकार को भी होता है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये कार्य किया गया था। इसलिए ऑप्शन हमारा बी सही होगा। भारत के मूल संविधान वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची में स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में एंट्री नंबर 17 क के तहत अंतर स्थापित किया गया। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? वन समवर्ती सूची में है, एकदम सही। शेयर बाजार समवर्ती सूची में है, इसको डाउट रखते हैं। डाक घर बैंक संघ सूची में है, इसको भी डाउट रखते हैं। जन स्वास्थ्य, देखिए जन स्वास्थ्य जो है राज्य सूची में है। ठीक, अब देखिए शेयर बाजार ये केवल और केवल संघ सूची में शामिल है, बाकी सभी विषय यहाँ पर सही सुमेलित हैं। ऑप्शन बी सही है। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 245 से 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। इसमें वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में और शेयर बाजार डाक दर बचत संघीय सूची में है। आते हैं अगले चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इसको हमको सुमेलित हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो केंद्र सूची, तो केंद्र सूची किससे संबंधित? जनगणना से। राज्य सूची ये संबंध किससे है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से। समवर्ती सूची ये क्या? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से। अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान से। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 1 यहाँ पर सही होता है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पंचम अनुसूची, षष्टम अनुसूची, सप्तम अनुसूची। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है और मजेदार क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें जितने भी विकल्प दिए गए हैं इन सब में क्या है? शिक्षा पर प्रभाव। क्योंकि देखिए डीपीएसपी में भी शिक्षा की बात की गई है। ग्रामीण जो स्थानीय निकाय होते हैं, मतलब पंचायतें जो होती हैं, पंचायतों के भी स्कूल स्थापित कराए जाते हैं शिक्षा के बाद। पंचम अनुसूची में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र हैं, तो वहाँ भी ये लोग क्या करते हैं? स्कूल और शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। षष्टम अनुसूची भी संबंधित और सप्तम अनुसूची में शिक्षा शामिल ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो ये हम लोग कई बार इसको बता चुके हैं कि ये क्या है? दल बदल विरोध कानून से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध, क्वेश्चन रिपीटेड है, दल बदल विरोधी विधायन से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिएगा। बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। संघ सूची में क्या नहीं है? संघ सूची में इसमें गैस नहीं है। देखिए बैंकिंग, बीमा, जनगणना संघ सूची में, तो गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। ठीक है, गैस और गैस संकर प्राकृतिक गैस को राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? रक्षा, वैदेशिक मामले, रेलवे, कृषि। तो कृषि क्या है? कृषि हमारा समवर्ती सूची का है कि राज्य सूची का है? आप बताइएगा ऑप्शन में। ये क्या है? राज्य सूची का विषय है। ठीक है, रक्षा, वैदेशिक मतलब विदेश मामले और रेलवे भारत संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? तो देखिए शिक्षा, विद्युत, रेलवे, पुलिस और वन। तो देखिए राज्य सूची के अंदर क्या? रेलवे, पुलिस। क्योंकि देखिए आपने सुना होगा पुलिस में एक होता है आरपीएफ, इसको बोलते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ये भारत सरकार के अंतर्गत आती है, मतलब रेलवे के अंडर में आती है। और एक हमने सुना जीआरपी। देखिए जीआरपी जो होती है वो स्टेट के अंदर में आती है, मतलब जो रेलवे स्टेशन या जो रेलवे का भाग जिस स्टेट के अंदर होगा वो जीआरपी के अंडर में आएगा। यानी रेलवे में 2 प्रकार की फोर्सें होती हैं, एक आरपीएफ जिसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, दूसरा जीआरपी जिसको गवर्नमेंट रेलवे पुलिस फोर्स बोलते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर। इसलिए रेलवे क्या है? राज्य सूची के विषय में, रेलवे पुलिस राज्य सूची के विषय में आ जाती है। चलिए देखिए इस चैप्टर से हम लोगों ने जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको कर लिया। बाकी जो क्वेश्चन 10-12 बचे हुए हैं उसको मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ
कि वो सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन को दोबारा कराना, मुझे लगता है आपका समय खराब करने का कोई मतलब नहीं है। यदि आपको देखिए हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो और आपको लगता है कि इसमें मेहनत हो रही है और आपको उससे थोड़ा भी लाभ मिल रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। देखिए, इस समय यूपी पीसीएस में जो जॉब्स आती है, उस जॉब्स के बारे में जॉब प्रोफाइल का एक मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें अब तक एचडीएम, डीपीआरओ और एआरटीओ से संबंधित जो जॉब्स होती हैं, उनकी सैलरी होती है, उनके पर्क्स होते हैं, उसके बारे में वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लेकिन उन वीडियो से महत्वपूर्ण जो है, ये पूर्वावलोकन के वीडियो हैं, और आप लोग किसको लगता है कि पर डे एक 25 से 30 क्वेश्चन का जो है, हम लोग क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज शुरू किया जाए। अगर इस पर आप लोग की सहमति हो, उसको हम 1 तारीख या 2 तारीख से शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो वीडियो मुश्किल से 15 मिनट का होगा, और हम रोज़ 25 से 30 क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन होंगे जिनकी परीक्षा में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, उस सीरीज को शुरू करने के लिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे मेरे यानी सीके के साथ। धन्यवाद।